एक परिवार में पिता के दो बेटे होते हैं। दोनों बेटे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जिसके बाद एक ही परिवार के अंदर यानी यहाँ पर दोनों भाई होते हैं, सामने भी दोनों बहनें होती हैं। दोनों का आपस में रिश्ता तय हो जाता है, जिसके बाद सामूहिक विवाह हो जाता है। और जैसे ही दोनों भाई तैयार होकर सामूहिक विवाह के अंदर पहुँचते हैं तो जो बड़े भाई की पत्नी होती है उसकी छोटी बहन शादी के लिए इनकार कर देती है, जिसके बाद छोटा भाई शादी नहीं कर पाता है और बड़ा भाई शादी करके अपनी पत्नी को घर पर लेकर आ जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर अपनी पत्नी को घर पर लेकर आता है तो छोटा भाई काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है और जैसे ही अपनी भाभी को देखता है तो वो मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर इस भाभी को अपने घर पर रहना होगा तो आखिरकार मेरा भी ख्याल रखना होगा, और जब मेरा ख्याल नहीं रखेगी तो इस दुनिया में इसको रहने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। अब अपनी भाभी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसकी बुरी नज़र लग जाती है, जिसके बाद यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। जब आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है। आखिर शादी के बाद भाभी और देवर के बीच में ऐसा क्या हुआ था, पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊँगा। नमस्कार, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मथुरा और यहीं पर एक थाना लगता है नौजिल। यहीं के आसपास इसी क्षेत्र के अंदर एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव का नाम बागई कतौलिया होता है। यहीं के रहने वाले ज्वाला प्रसाद, उनकी पत्नी अंगूरी देवी, ज्वाला प्रसाद और अंगूरी देवी के बीच में दो बेटे होते हैं, जिसका सबसे बड़े बेटे का नाम प्रमोद उर्फ कालू, जिनकी उम्र 25 साल के आसपास की होती है, और छोटा बेटा जिसका नाम दीपक होता है, जिसकी उम्र 23 साल के आसपास की होती है। इस घर परिवार के अंदर प्रमोद, ज्वाला प्रसाद और बेटा दीपक सबसे छोटा होता है। वो सभी मिलकर खेती किसानी का काम करते थे और कुछ अलग वक्त जब उनके मिलता तो वो ईंट भट्टे का काम किया करते थे। इसी तरीके से इस घर परिवार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहे होते हैं, लेकिन अक्टूबर 2026 के अंदर आखिरकार ज्वाला प्रसाद, प्रमोद बड़े बेटे की और छोटे बेटे दीपक की सगाई तय करवा दी जाती है। जैसे ही सगाई तय हो जाती है तो एक ही परिवार के अंदर दोनों बहनें होती हैं और इधर दोनों भाई होते हैं। दोनों का आपस में रिश्ता एक ही घर के अंदर हो जाता है, जिसके बाद बड़े भाई की पत्नी, जिनका नाम करिश्मा होता है, जिनकी उम्र अभी के वक्त 22 साल के आसपास की होती है, जब दोनों की सगाई तय हो जाती है, छोटे भाई की भी सगाई तय हो जाती है करिश्मा की छोटी बहन के साथ। और उसी वक्त जो है समूह लगन हो रहा था, तो समूह लगन के अंदर करिश्मा अपनी छोटी बहन दोनों जन शादी के लिए वहाँ पर आ जाती हैं, जिसके बाद ज्वाला प्रसाद के दोनों बेटे प्रमोद और दीपक दोनों जन तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद जैसे ही सामूहिक विवाह के अंदर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर करिश्मा की छोटी बहन होती है, वो दीपक से शादी करने के लिए मना कर देती है, जिसके बाद करिश्मा बड़े भाई प्रमोद के साथ शादी कर लेती है। और शादी के बाद करिश्मा जब अपने ससुराल आ जाती हैं तो यहाँ पर दीपक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। करिश्मा का जो देवर होता है दीपक, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एक ही बात मन के अंदर सोच रहा होता है कि आखिरकार उनकी बहन छोटी जो है मुझसे शादी क्यों नहीं की, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। इस तरीके से हर बार वो सोच रहा होता है, लेकिन जैसे ही अपनी भाभी करिश्मा को देखता है तो वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो जाती है। सुंदर देखते हैं तो उसके मन के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर बुरी नज़र आ जाती है और वो सोचता है कि आखिरकार मेरी भाभी को इस घर के अंदर रहना होगा, तो जो है मेरा भी जो है संबंध बनाना होगा, मेरे साथ भी जो है मुझे भी खुश रखना होगा। अब इस तरीके से बार बार सोच रहा होता है और अपनी भाभी के साथ वो संबंध बनाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन एक दिन जैसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है, पूरे 2 से 3 महीने बीत जाते हैं, और एक दिन जैसे ही अपने पिता, जो दीपक के पिता होते हैं ज्वाला प्रसाद, और उनका जो बड़ा भाई होता है प्रमोद उर्फ कालू, वो एक दिन रात के समय जब खेत के ऊपर चले जाते हैं, खेत के अंदर सिंचाई करने के लिए चले जाते हैं, तो वो आखिरकार सोचते हैं कि आज घर पर कोई नहीं है, मेरी माँ है जो कि कमरे के अंदर सो रही हैं, और अभी जो है मेरी भाभी के पास जाता हूँ और भाभी के पास जाने के बाद उनसे संबंध करने की कोशिश करता हूँ, उसे मनाने की कोशिश करता हूँ। आखिरकार दीपक अपनी भाभी के पास जाता है, करिश्मा के पास, जिसके बाद उसे समझाने की कोशिश करता है और फिर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो करिश्मा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर अपने देवर को जो है हाथ झटक कर जो है घर के कमरे से बाहर आ जाती हैं, जिसके बाद अपने देवर दीपक से ये कह रही होते हैं कि अगर तुम इस तरीके से मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करोगे तो मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा, जिसके साथ तुम्हारे साथ मारपीट भी करेंगे और फिर तुम्हारी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। यही बात से आखिर दीपक डर जाता है। डरने के बाद जो है वो फिर से जो है सोचने लगता है कि आखिरकार मेरे भाई को इस बात की जानकारी दे दी तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार करेगा और मेरे साथ मारपीट भी कर सकता है और मेरी इज्जत भी काफ़ी ज़्यादा गुल मिल जाएगी। अब इस तरीके से सोच रहा होता है, लेकिन सोच काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से उसकी बार बार सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरे भाभी के साथ कैसे मैं रिलेशन बनाऊं, कैसे उसके साथ रिश्ता बनाऊं। आखिरकार इसी बार को जो है बार बार सोच रहा होता है। लेकिन 15 फरवरी 2026 की एक दिन सुबह सुबह 8 बजे के आसपास ज्वाला प्रसाद और प्रमोद दोनों जन बाप बेटे एक दिन खेत के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उस खेत के अंदर
कुछ काम होता है, इसीलिए सुबह सुबह जल्दी चले जाते हैं। जिसके बाद जैसे ही वो अपने खेत पर पहुंचते हैं तो खेत पर काम करने लग जाते हैं और जैसे ही 1 घंटा बीतता है, 9 बजे के आसपास अचानक उन्हें सूचना मिलती है कि उसके घर पर जो है देवर और भाभी दोनों जन जो है किसी ने मौत के घाट उतार दिया है। जिसके बाद दोनों जन जैसे ही दौड़कर घर पर आते हैं तो उससे पहले उनकी पत्नी अंगूरी देवी होती हैं, वो चिल्लाती हैं, चीखती हैं। तो आसपास के लोग जब इस बात को सुनते हैं तो वो दौड़कर चले आते हैं। जिसके बाद दोनों को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। तो हॉस्पिटल में जैसे ही डॉक्टर इनको चेक करता है तो डॉक्टर यहाँ पर कहने लगता है कि करिश्मा की जो है थोड़े पहले ही जो है इसकी मौत हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो है दीपक जो है इनकी सांसें चल रही हैं, इनको जिला अस्पताल में इसे भेज दिया जाए, यानी मथुरा अस्पताल के अंदर जो है उन्हें भेज दिया जाता है। जिसके बाद अब परिवार वाले जैसे ही अंगूरी देवी अपने घर पर आ जाती हैं, जिसके बाद उसके पिता प्रमोद और ज्वाला प्रसाद और उनके भाई जो बड़ा होता है प्रमोद, वो जैसे ही अपनी पत्नी को देखता है तो फूट फूट कर रोने लग जाता है। आखिरकार वो सोचता है कि अभी शादी करके मुझे 4 महीने हुए हैं और आखिरकार मेरी पत्नी को जो है मौत के घाट किसने उतार दिया और मेरे भाई के ऊपर भी इस तरीके से वार किसने किया है। जब पुलिस को जैसे ये वारदाता किसी अनजान व्यक्तियों की लगती है, किसी अज्ञात के खिलाफ लगती है, तो आखिरकार पुलिस को बुला लेती है और जैसे ही डॉक्टर पुलिस को बुलाती हैं तो पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंच जाती है। जिसके बाद जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचकर उस डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पुलिस जैसे ही ज्वाला प्रसाद के घर पर आती हैं और ज्वाला प्रसाद के घर पर आकर देखते हैं कि आखिरकार तुम्हारे घर पर किसने हत्या की है, अज्ञात लोग कौन आए थे, किस तरीके से वारदात हुई है, सारी जानकारी जब पुलिस अंगूरी देवी से पूछ रहे होते हैं तो अंगूरी देवी यहाँ पर कहने लगती हैं कि हमारे घर पर जो है 4 व्यक्ति आए थे जिनका मुंह पूरी तरीके से बंधा हुआ था, मैं उसको पहचान नहीं पाती हूँ, लेकिन आते ही तुरंत जो है उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। मैं उनको काफ़ी ज़्यादा बीच बचाव करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे भी जो है धक्का दे देते हैं। जिसके बाद मैं नीचे ज़मीन पर गिर जाती हूँ और आखिरकार मेरी बहू करिश्मा को और मेरे बेटे दीपक को जो है धारदार हथियार से जो है इनके ऊपर वार कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ से भाग जाते हैं। आखिरकार पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करने लगते हैं तो पुलिस सोचते हैं आखिरकार पहले कि इसके घर के अंदर कौन आया होगा, इनके परिवार के अंदर कौन है, इनका कोई दुश्मन होगा, इस तरीके से हर तरीके से वो जाँच पड़ताल करने लगते हैं। तो पुलिस को भी किसी तरीके से कोई भी सबूत नहीं मिलता है। जिसके बाद आसपास के कैमरे जब CCTV खंगालने की कोशिश करते हैं तो पुलिस को इस बात की जानकारी लगती है कि आखिर इनके घर पर पिछले 2 दिन से कोई नहीं आया है, नहीं यहाँ से कोई गया है। आखिरकार पुलिस इस सदमे में आ जाती है कि आखिरकार इनके घर पर एक भी व्यक्ति नहीं आया, बल्कि अंगूरी देवी कह रही थी कि यहाँ पर 4 लोग इसके घर के अंदर आते हैं, जिसके बाद उनके साथ मारपीट करते हैं और फिर इनका जो है दोनों का गला रेत देते हैं। अब पुलिस इस तरीके से छानबीन कर रही होती है। आसपास के गुंडे बदमाश लोग होते हैं, उनको भी पुलिस उठाकर पुलिस थाने में लेकर जाती है। जिसके बाद उनसे भी पूछताछ करते हैं तो कहीं से भी पता नहीं चलता है। जिसके बाद 17 फरवरी 2026 के दिन आखिरकार पुलिस फिर से ज्वाला प्रसाद के घर पर आती है। जिसके बाद अंगूरी देवी से कहती है कि यहाँ पर अगर तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बहू की अगर किसी ने हत्या की है तो यहाँ पर खून दाग धब्बे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे। तो यहाँ पर अंगूरी देवी कहने लगते हैं कि साहब मैं डर के मारे जो है खून वून पूरा साफ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे वो खून देखकर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा खून बिखर चुका था तो इसके ऊपर मैं पानी डालकर इन्हें साफ कर देती हूँ और जिस जगह पर इनकी हत्या हुई है वो बेड का ऊपर का गद्दा भी जो है मैंने साफ कर दिया है, उसे भी धो दिया है और छत के ऊपर मैंने सुखाने के लिए रख दिया है। आखिरकार पुलिस जैसे ही छत पर पहुँचती है तो देखती है कि उसके ऊपर भी जो है एक गद्दा सूख रहा है। पुलिस को अंगूरी देवी से कहते हैं कि तूने पूरा मामला हमारा ख़त्म ही कर दिया है और इस सबूत के जरिए हम मुजरिम तक पहुंच सकते थे, लेकिन तुमने पूरी साफ सफाई करके सारे सबूत मिटा दिए हैं। आखिरकार तुमने इसे क्यों किया है? तो अंगूरी देवी कहने लगती हैं कि साहब इस खून को देखकर काफ़ी ज़्यादा मुझे डर लग रहा था, उसी डर की वजह से मैंने खून साफ कर दिया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे माफ़ कर दो। अब ये सारी बात जब पुलिस वालों से करते हैं तो पुलिस भी उन्हें माफ़ कर देते हैं। जिसके बाद वो थाने में आकर जब इस केस की छानबीन कर रही होती हैं तो पुलिस को किसी एंगल से कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं। जब आसपास के लोगों से भी पूछताछ करते हैं तो हर कोई व्यक्ति यही कह रहा होता है कि ज्वाला प्रसाद का परिवार काफ़ी ज़्यादा सीधे स्वभाव का है। वो ईंट भट्टे के ऊपर भी काम करते हैं और कभी कभार अपने खेत पे भी काम करते हैं, लेकिन उनकी कहीं किसी से भी दुश्मनी नहीं हो सकते हैं। जब पुलिस ये सारी बात सुनते हैं तो पुलिस अब सोचने में पड़ जाती है कि आखिरकार इनके घर पर कौन ऐसे व्यक्ति आ सकते हैं जिसके बाद उनकी बहू को और अपने बेटे को उनको जो है मौत के घाट उतारने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद उनकी बहू तो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन अभी भी फ़िलहाल जो है
दीपक का जो है मथुरा अस्पताल के अंदर जो है इसका इलाज चल रहा है। तो पुलिस जब सोच में पड़ते हैं कि आखिरकार कौन इसके पीछे मुजरिम हो सकते हैं, तो पुलिस जब बार बार एक ही चीज़ सोच रही होती है कि उस घर के अंदर सारे सबूत मिटाए गए हैं, जिसके बाद ज्वाला प्रसाद और उनका बेटा प्रमोद जी हैं, इसके खिलाफ कोई भी इस तरीके से बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो आखिरकार पुलिस को शक गहराता है। शक गहराने के बाद वो सीधा 17 फरवरी 2026 के दिन सुबह 7 बजे के आसपास जब ज्वाला प्रसाद के घर पर आते हैं, तो यहाँ पर ज्वाला प्रसाद, उनकी पत्नी अंगूरी देवी और सबसे बड़ा बेटा प्रमोद जो है सामान पैक करने की तैयारियां कर रहे होते हैं। तो पुलिस को आखिरकार इस बात की जानकारी लग जाती है कि इसके पीछे कहीं न कहीं ज्वाला प्रसाद के परिवार वालों का ही हाथ है। जब उन्हें गिरफ्तार करती हैं, गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ करती हैं कि तुम सामान पैक करके कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम अपने रिश्तेदार के यहाँ पर जा रहे हैं। आखिरकार पुलिस उसके ऊपर शक करती है, तो जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार करके थाने में लाती है। और थाने में लाकर जब पुलिस इनसे पूछताछ करने लगते हैं, तो आखिरकार अंगूरी देवी टूटती हैं। टूटने के बाद एक कहानी सुनाते हैं। अंगूरी देवी अब यहाँ पर ये कहने लग जाती हैं कि मेरे बेटे प्रमोद उर्फ कालू की भी सगाई हो जाती है और उसी परिवार के अंदर मेरे छोटे बेटे दीपक, जिनकी उम्र 23 साल के आसपास की है, उसी की भी सगाई करिश्मा के जो छोटी बहन होती हैं उसके साथ सगाई हो जाती है। जब सामूहिक विवाह हो रहा होता तो उसी के अंदर हम दोनों अपने बेटे को लेकर उस सामूहिक विवाह के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद प्रमोद उर्फ कालू की पत्नी करिश्मा तो उससे शादी कर लेती है, लेकिन जब उसकी छोटी बहन होती है तो वो मेरे बेटे दीपक से शादी करने के लिए इनकार कर देती है। और इसके बाद प्रमोद की शादी करिश्मा के साथ हो जाती है, जिसके बाद हम अपनी बहू को लेकर घर पर आ जाते हैं। और घर पर लाने के बाद अब मेरा बेटा छोटा दीपक होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद अपनी भाभी करिश्मा को वो बार बार कह रहा होता है कि तुम अपनी बहन को समझाओ, उसे किसी तरीके से समझा कर मेरी उससे शादी करवा लो। इस तरीके से जब बार बार अपनी भाभी से वो रिक्वेस्ट कर रहे होता है, तो उसकी भाभी ये नहीं चाह रही होती है कि आखिरकार मेरे छोटे देवर की भी मेरी बहन के साथ शादी हो जाए। वो कभी भी उसे बात करने की कोशिश नहीं करती हैं, लेकिन मेरे बेटे दीपक की बार बार वो बात टाल रही होती है। इसी तरीके से वो वक्त बिता रही होती है, लेकिन मेरा बेटा बार बार जब अपनी भाभी से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मेरी तुम्हारी बहन के साथ शादी करवा लो, किसी तरीके से उसको समझा बुझा लो, और इस तरीके से जब बार बार उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है, तो बार बार इसी तरीके से करिश्मा जो है इस बात को टाल रही होती हैं। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। लेकिन एक दिन जब मेरे पति ज्वाला प्रसाद और मेरा बड़ा बेटा जब खेत पर चले जाते हैं, तो उसी बीच जो है मेरा छोटा बेटा दीपक अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और गुस्से में आने के बाद जो एक बार बाज़ार जाता है 15 फरवरी 2026 के दिन सुबह सुबह वो बाज़ार के अंदर जाता है, जिसके बाद एक धारदार आरी खरीद कर लेकर आता है, जिसके बाद पहले वार अपनी भाभी के ऊपर गर्दन पर कर देता है, जिसके बाद वो तड़पते हुए वहीं पर ज़मीन पर गिर जाती हैं और वो वहीं पर खड़ी होकर मैं भी इसे देख रही होती हूँ। और उसी तरीके से वो अपना वार दूसरा वार जो है अपने ही गर्दन पर कर देता है दीपक, जिसके बाद वो भी वहाँ पर ज़मीन पर गिर जाता है। मैं आसपास में चिल्लाने की कोशिश करती हूँ, आसपास के लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद तुरंत उठाकर हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। जब डॉक्टर उन्हें चेक करते हैं तो करिश्मा इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी होती है। लेकिन जब मेरे बेटा की खबर लगती है कि वो अभी जिंदा है और उसे मथुरा हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवा दिया गया है, जिसके बाद मैं घर पर आती हूँ। घर पर आने के बाद सारे सबूत मिटा देती हूँ, सारे खून जो होता है वो मैं कपड़े से साफ पानी से धोकर सभी जो है क्लीन कर देता हूँ, जिसके बाद गद्दे वो को भी छत पर लेकर जाती हूँ और वहीं पर धोकर उसे सुखा देती हूँ कि पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं लगे कि आखिरकार इसकी हत्या जो है मेरे बेटे दीपक ने ही की है। जब पुलिस को इस बात की सारी जानकारी लग जाती है तो पुलिस सीधा मथुरा हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। मथुरा हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद जैसे ही दीपक से पूछताछ करने लगते हैं तो दीपक की हालत काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुकी होती है। जब दीपक से पुलिस पूछताछ करती है तो इस तरीके से जो कहानी निकल कर सामने आती है वो बिल्कुल अपनी माँ की कहानी से मैच नहीं करी होती है, वो कहानी बिल्कुल भी अलग तरीके की होती है। जब दीपक अपनी कहानी सुनाने लगता है तो वो कहता है कि आखिरकार जैसे ही मेरे भाई की सगाई हो जाती है तो मेरी भी करिश्मा के छोटी बहन के साथ सगाई हो जाती है, यानी मेरी भाभी की छोटी बहन होती हैं। हम दोनों की एक ही घर के परिवार के अंदर सगाई तय हो जाती है, जिसके बाद सामूहिक विवाह के अंदर जब हमारी शादी हो रही होती है तो शादी के वक्त दोनों भाई हम लोग जहाँ पर जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो करिश्मा की छोटी बहन मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर देती है। जिसके बाद मेरा बड़ा भाई उर्फ कालू प्रमोद कालू जब शादी करके अपनी मेरी भाभी को घर पर लेकर आते हैं और जब मेरी भाभी को मैं देखता हूँ तो वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो जाती हैं, जिसके बाद मेरा भी मन उसके ऊपर आ जाता है। मैं उसे गंदी नज़रों से देखने लगता हूँ और मैं मन ही मन ये सोच रहा होता हूँ कि आखिरकार मेरी भाभी को इस घर के अंदर रहना होगा तो मेरा भी ख्याल रखना होगा, मेरे साथ भी संबंध बनाने होंगे। और इसी तरीके से जब मैं बार बार सोच रहा होता हूँ, मैं भाभी से काफ़ी बार बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी भाभी इस बात से इनकार कर देती हैं, कभी भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती हैं। तो एक दिन मैं मौका ढूंढता हूँ और ये मौका मुझे 14 फरवरी 2026 के दिन मिल जाता है, जब रात के समय 1 बजे के आसपास ज्वाला प्रसाद मेरे पिता और
प्रमोद उर्फ कालू दोनों जन खेत के ऊपर काम के लिए चले जाते हैं। तो आखिरकार मैं भाभी के कमरे में जाता हूं, जिसके बाद उसे जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता हूं। तो मेरी भाभी जो है इसे साफ इनकार कर देती हैं, जिसके बाद मेरे दोनों हाथों झटक कर जो है घर के बाहर आ जाती हैं। जिसके बाद मुझे ये कहने लगती हैं कि आखिरकार तुम मेरे इस तरीके के साथ ज़बरदस्ती करोगे, मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश करूँगा तो मैं तुम्हारे साथ गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमा भी दर्ज करवा सकती हूँ, या फिर मैं तुम्हारे भाई को भी इस बात की जानकारी दूंगी तो तुम्हारे साथ मारपीट भी हो जाएगी और फिर तुम्हारी नज़र जो है इस घर के अंदर जो है इज्जत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगी। इसी बात को डर कर मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ और डरने के बाद मैं फिर से जो है बाहर निकल जाता हूँ। लेकिन जैसे ही रात के समय जब मेरा भाई घर पर आता है तो मेरी भाभी उसे कुछ भी नहीं बताती है। जब सुबह मेरा भाई मेरे सामने ही जब वापस खेत के ऊपर जाता है मेरे पापा के साथ, तो फिर उस समय जो है मेरा भाई मेरे से कोई भी बातचीत नहीं करता है। तो मैं यहाँ पर सोचने लग जाता हूँ कि आखिरकार मेरी भाभी मुझे पसंद करती है, मेरे साथ संबंध बनाना चाहती हैं, लेकिन वो हिचकिचा रही हैं, वो डर रही हैं और फिर मेरे भाई का भी मुझे धमकी देती हैं, उसके बावजूद भी उसे कुछ भी नहीं बताते हैं। तो आखिरकार सुबह के वक्त ही जो है फिर से वो अपने कमरे के अंदर जाता है। कमरे के अंदर जाने के बाद फिर से भाभी के साथ छेड़खानी करने लग जाता है और फिर से उसे संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो फिर से उसकी भाभी कसम खाकर कहती हैं कि इस बार तो मैं तुम्हारे भैया को कसम खाकर कहती हूँ कि बता ही दूंगी। और जैसे ये बात सुनता है प्रमोद तो काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। जिसके बाद वो सीधा बाजार के अंदर जाता है और एक तेज़ धारदार आरी खरीद कर लाता है। जिसके बाद आते ही सीधे अपने घर के अंदर अपनी भाभी के गले पर आरी घुमा देता है और जैसे ही उसकी भाभी तड़प कर नीचे गिर जाती हैं तो वो खुद भी अपनी गर्दन के ऊपर आरी लगाकर जो है खींच देता है। जिसके बाद वो भी ज़मीन पर गिर जाता है और जैसे ही ज़मीन पर गिरते हैं तो वहीं पर जो है उसकी माँ सारे खून सबूत मिटा देती हैं। और सबूत मिटाने के बाद पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं लगे, उन्हें सबूत नहीं मिले कि आखिरकार ये लोग पकड़े नहीं जाए। आखिरकार पुलिस भी जो है इन्हें किसी तरीके से पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद इनके ऊपर गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज कर लेती हैं, जिसके बाद इन्हें हमेशा हमेशा जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। बाकी इस कहानी के बारे में आप अपनी राय जरूर से देना। चलते हैं कमेंट्स की ओर। तो शहनवाज पाली राजस्थान से हमारी वीडियो देखते हैं, आदित्य तिलेकर मुंबई महाराष्ट्र से, महावीर मुंबई महाराष्ट्र से हमारी वीडियो देखते हैं और राज चंडीगढ़ पंजाब से। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरीके की सच्ची क्राइम की कहानियां हर रोज सुनना चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय जवान।